तो देखिए ना व्यक्ति एड ऑन होगा तो यहाँ पे दूसरा 0 1 2 3 दिख रहा है उसमें 0 बच्चे ऐड होंगे तो कमेंट्स ये वाले सेक्शन में आएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण कुशवाहा है। हाल ही में जो राज्य सेवा परीक्षा 2022 का रिजल्ट आया है उसमें मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन का पद प्राप्त हुआ है और मैं पीएससी बाय डीसी सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुई हूँ। आपकी जर्नी साइंस को लेकर के जो है मेंस के लिए उसको आसान बनाने के लिए कोशिश करूँगी कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और एक आसान वे में आप तक पहुँचा सकूँ। तो मैं चाहूँगी कि ये सेशन जो है हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन रहे। यदि आपको जो भी मैं कुछ बता रही हूँ उसमें कोई डाउट हो या फिर आपको लगे कि आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा जाननी है तो आप बिल्कुल कमेंट में आप बताइए, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगी। और चाहूँगी कि आज मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारी जर्नी की तरफ। सबसे पहले मेरी जर्नी मैं आपको बता दूं कि अपनी जर्नी कैसे चलेगी। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो भी हमारा इस बार का लास्ट पेपर रहा है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम उठाएंगे सिलेबस से टॉपिक पढ़ना, जिसमें हर टॉपिक को उठाने से पहले मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताऊंगी, जिसके बेस पे आप एनालाइज कर सके कि आपको उस टॉपिक के अंदर कितना डेप्थ तक जाना है, कितनी चीजें आपको कवर करनी है और कितनी चीजें आपको छोड़नी है। साथ ही फिर हम टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें आपको टॉपिक की समझ बनाने का मैं प्रयास करूंगी, जिससे कि वो टॉपिक आप जब भी आप मेंस लिखें तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको डायरेक्ट सुनी हुई नहीं रहती हैं, लेकिन आप चीजों को कनेक्ट कर कर यूज करके आप उसमें लिख के आ सकते हैं मेंस में। और फिर हम लोग थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारी साथ साथ में प्रैक्टिस चलती रहे। और कोशिश करूंगी कि आप आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस मेरे साथ इसी क्लास में कर ले, जिससे कि एक जो मेन हमारा की पॉइंट है सक्सेस का और मेंस निकालने का वो है आंसर राइटिंग, तो उसको हम साथ में लेकर के चलें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून उमा जी, देवेंद्र जी, दिव्या जी, गुड आफ्टरनून। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। पेपर थर्ड पार्ट बी का सिलेबस आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 5 यूनिट है। 5 यूनिट में फर्स्ट पेपर में आपको बायोलॉजी प्लस कुछ टेक्नोलॉजी के टॉपिक मिलेंगे और कुछ हेमेटोलॉजी के टॉपिक हैं। इसके बाद सेकेंड यूनिट में कंप्यूटर है और कंप्यूटर के अलावा थोड़ा सा उन्होंने मैथ्स का सेगमेंट भी रखा हुआ है। फिर जो हमारी थर्ड यूनिट है उसमें हमारी आयुष चिकित्सा पद्धति जो है उसके बारे में चर्चा की गई है। हमारी फोर्थ यूनिट जो है उसमें हेल्थ हेल्थ इश्यूज इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और फिफ्थ यूनिट है जो एनवायरमेंट की है, छोटी यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है। और अब देखा जाए तो खासतौर पे जैसे पहला पेपर होता था साइंस का, पूरा पेपर 10 यूनिट साइंस की होती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति है केवल आपको 5 यूनिट साइंस की पढ़नी है। राधे राधे प्रिया जी। 10 यूनिट आपको पहले साइंस की पढ़नी होती थी, अब केवल 5 यूनिट पढ़नी है। और सिलेबस उन्होंने काफी छोटा कर दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री हटने से कहीं ना कहीं ये चीज है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री का बर्डन था वो हम पे कम हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइंस साइंस में पहला टॉपिक है सामान्य विज्ञान। इसमें विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग की बात की गई है। तो साधारण अनुप्रयोग में हम इसको दो तरीके से देखेंगे, एक तो डिफरेंट साइंसेस के यूजेस, या फिर हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि अदर अलग अलग सेक्टर्स में साइंस के यूजेस कैसे करें। जैसे कि हमारा घरेलू काम में साइंस का यूज कैसे करें, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, सभी सेक्टर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर है हमारा सूक्ष्मजीव की संरचना, प्रकार और जैविक कृषि। तो इसमें मेनली हम जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंगी, एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया, इन पर चर्चा करेंगे। जैविक कृषि जो एक टॉपिक है, जैविक कृषि जो एक हमारा टॉपिक है, ये थोड़ा इजी टॉपिक है। इसमें हमें देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में एक एक ना एक क्वेश्चन 2 मार्कर, 7 मार्कर या 10 मार्कर में हमें मिल जाता है। तो इसको हमें इसके जो वर्तमान में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के उसको प्लस साथ में ये भी हमें देखना होगा कि इसमें क्या क्यों लेकर के आए और क्यों हमारे सिलेबस में है। हम हर चीज को इस पर्सपेक्ट से लेकर के चलेंगे कि हमारे सिलेबस में क्यों है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है,
क्योंकि जब तक हमें हमारे लाइफ में, हमारे सिलेबस में, हमारे एग्जाम में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी तो हम उसको लेकर के आगे चल नहीं पाएंगे। कोशिका एक सिंपल टॉपिक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके टाइप्स क्या हैं, डिवीजन, वर्क्स, प्लांट्स और एनिमल्स। मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं थोड़ा सा साइंस में इंग्लिश टर्म और हिंदी टर्म दोनों यूज करूंगी, और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, कहीं कहीं हिंदी टर्म्स बहुत क्लिष्ट हैं, तो वहां आप उसके लिए इंग्लिश टर्म को ही देवनागरी लिपि में लिखकर इस्तेमाल करें। क्योंकि कई बार एग्जामिनर को भी, चूंकि वो अगर साइंस बैकग्राउंड का है तो उसको नहीं पता होते हैं हिंदी के बेसिक टर्म्स। जैसे कि हम अगर कोशिका है लेकिन हम सेल का उपयोग करते हैं, कुछ शब्द जो एक मानक शब्द उपलब्ध है हिंदी में उनका यूज करें, लेकिन ज्यादा ये कोशिश ना करें कि हम हिंदी के हैं तो उसके लिए क्लिष्ट हिंदी के शब्द ही यूज करें। हम इंग्लिश के शब्दों को देवनागरी में लिखे, जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर इंग्लिश का शब्द है लेकिन हमें उसको देवनागरी में लेकर के चलना है। तो इसी तरीके से हमें अपने आंसर राइटिंग में भी इन्हीं शब्दों का यूज करना है, देवनागरी की। फिर इसके बाद पादप, पशु, मनुष्य, पोषण, इन सब में हमें पोषण देखना है। पोषण से रिलेटेड है संतुलित आहार, उसमें विटामिन। हीनताजन्य रोग, हीनताजन्य रोग में हम देखेंगे सारे रोग जो हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी से होने वाले रोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम हार्मोन देखेंगे। मानव शरीर की संरचना, ये टॉपिक अभी सबने प्रीलिम्स में देखा ही है, फैक्ट्स आपको वहीं से उठाने हैं। कुछ बेसिक आंसर राइटिंग के फॉर्मेट्स जो हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, प्लस इसको समझेंगे, संरचना और कार्यप्रणाली। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी ये एक टॉपिक है, इसमें इसकी परिभाषा देखेंगे हम। स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण, हर सेक्टर में। अब जैसे ये एक टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, हम इसको इजी कैसे कर सकें, क्योंकि इनने बहुत सारे सेक्टर्स में हमें यूजेस पूछे हैं। अगर हम इनको याद करने जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि जैसे हमने स्वास्थ्य में देखेंगे हम अपने आसपास क्या क्या हम देख रहे हैं। हम सबसे पहले देखते हैं वैक्सीन है, वैक्सीन कैसे बनी, बायोटेक्नोलॉजी के यूज से। मेडिसिन है, कैसे बनी, एंटीबायोटिक्स कैसे बने, बायोटेक्नोलॉजी के यूज से। जो जो चीजें हम अपने आसपास देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनको कनेक्ट करके हम यूज करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं, आपको सॉइल चाहिए तो सॉइल में हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन सा नहीं है, इसके लिए क्या टेस्ट किया जा सकता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स टेस्ट कैसे। फिर इसके बाद आता है आपके जो बीज हैं, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज हम कैसे बना रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज है उसमें भी। तो हम हर चीज के सेगमेंट देखेंगे कि उसके सेगमेंट क्या क्या हैं, फिर वहां पे यूज कैसे हम बायोटेक का कर रहे हैं। इस तरीके से और मैं चाहूंगी कि इसी तरीके से आप लोग भी पढ़ें, क्योंकि जब हम एक चीज के यूज याद करने जाएंगे ना तो हमें उसमें टाइम भी लगेगा, और वो कहीं ना कहीं जब हम पेपर में लिखने जाएंगे तो वो हम भूल सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि कोई भी चीज है उसके डायमेंशन खोल दीजिए। ये बोर्ड है, बोर्ड क्यों है, इसकी वैल्यू क्या है, क्या इसके बिना मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि इसके लिए सबसे जरूरी है आपको पिक्टोरियल फॉर्म में इमेज बनना आपके दिमाग में, आपको तब चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं सिर्फ बोल करके आपको पढ़ाऊंगी तो शायद आपको उतनी चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए हर चीज के डायमेंशन खोल दीजिए, क्या है, क्यों है, किस लिए है, यूजेस क्या है उसके, वो उसका औचित्य क्या है वहां होने का। जैसे जैसे आप डायमेंशन खोलेंगे ना आपको आंसर राइटिंग उतना ईजी हो जाएगी। तो इसको लेकर के हम चलेंगे। इथेनोबायोलॉजी, इसको हम देखेंगे, मेनली इसमें अनुप्रयोग है लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि कभी अगर उनने सीधे सीधे ये टर्म इथेनोबायोलॉजी 2 मार्कर में दे दिया, उसमें सिर्फ 3 लाइन लिखनी है, तो क्रक्स जो है उसके 3 पॉइंट हमारे पास सीधे सीधे हों जिससे हम उसमें। हाँ, एक चीज और कि 2 नंबर के जो क्वेश्चन है ना उनमें कैलकुलेटिव मार्किंग होती है, कि यदि आपने 3 लाइन सटीक लिखी हैं और 3 डायमेंशन के साथ लिखी है आपको 2 आउट ऑफ 2 मिलेगा। साइंस पूरा पेपर ऐसा है, यदि हम लास्ट यूनिट को थोड़ा छोड़ दें, क्योंकि उसमें भी कुछ फैक्ट्स ऐसे आ ही जाते हैं, जैसे कि हमने कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब रखा है या हमारी ये टारगेट वारगेट, इन चीजों को अगर हम छोड़ दें तो ये पूरा पेपर कैलकुलेटिव मार्किंग का है। क्योंकि इसमें अगर आपने साइंस का कोई क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन है शायद 2019 में आया था माइटोकॉन्ड्रिया, यदि वो क्वेश्चन एज इट इज आपने लिख दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है,
उसका यूज क्या है सेल में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, प्लस उसका एक छोटा सा डायग्राम साइड में, वो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको डायग्राम्स कहाँ बनाने हैं, साइंस की सारी चीजें पढ़ने से लेकर के मेंस में कॉपी तक आपको क्या करना है वो सब आप मेरे साथ यहाँ सीखेंगे। प्राचीन भारत में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम द्वितीय, इन सब का हमें, इनने तो कुछ खगोल शास्त्र में योगदान दिया है, लेकिन हम इनका योगदान हर सेक्टर में देखेंगे कि क्योंकि कुछ हैं जिन्होंने, जैसे ब्रह्म सिद्धांत है या भास्कर भास्कर प्रथम का जो यूनिवर्स को लेकर थ्योरी है, आर्यभट्ट की थ्योरीज जो है अर्थ को लेकर के, या अन्य शून्य की खोज की, जो भी है हम सभी सेगमेंट्स में देखेंगे, सभी साइंसेस में देखेंगे, खगोल शास्त्र में इसलिए स्पेशली देखेंगे क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक है हमारा। इसके बाद है प्रारंभिक, इनके बारे में प्रारंभिक बौद्धिक संपदा अधिकार एवं पेटेंट ट्रिप्स ट्रिम्स। तो ये आपको पता ही होगा कि बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में इंटरनेशनल संस्था वीपो जो है वो बताती है। इसमें लगभग 5 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। ट्रिप्स और ट्रिम्स ये 2 समझौते हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, और ट्रिम्स का भी हाँ, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो ये दोनों के दोनों समझौते हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है। कंप्यूटर में मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के जो अभी पेपर आ रहे हैं पिछले लगभग 2020 का जो सिलेबस आया था तब से ये ऐड हुआ है। उसके बाद से जो पेपर आए हैं अभी तक हमने जो एनालाइज किया है उसमें यह है कि कंप्यूटर में वो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पीढ़ियों को बताइए, जैसे कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में क्वेश्चन, या बहुत बेसिक से क्वेश्चन है कंप्यूटर के यूजेस क्या हैं, या तो इसलिए हमें इसको ज्यादा पीजीडीसीए या डीसीए के लेवल पे नहीं पढ़ना है। हमें एक सामान्य अधिकारी जब या कोई भी कर्मचारी जब ऑफिस में बैठ रहा है उसको सामान्य उपयोग क्या है कंप्यूटर का, उसके लिए जो भी सामान्य उपयोग है उसके आधार पे हमें चलना है कि हाँ इस सब्जेक्ट का एक सामान्य जीवन में हमारे क्या उपयोग है, इसकी जो सामान्य सी जानकारी होगी उसको लेकर के हम चलेंगे। कंप्यूटर के प्रकार क्या है, कंप्यूटर के प्रकार क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसकी जनरेशन क्या है। ये टॉपिक सीधे सीधे एज इट इज आपके 7 मार्कर में आ जाते हैं, और इनमें से कोई 2 अगर कंपाइल कर देंगे वो तो आपको 10 मार्कर में देखने को मिल जाएंगे। मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, इन सभी चीजों को एक बेसिक लेवल पे इनपुट आउट, ये सारे टॉपिक ऐसे रहेंगे जो आपने प्रीलिम्स की यूनिट 9 में पढ़ रखा होगा। कुछ स्पेशल टॉपिक जो ऐड होंगे उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, बाकी हम इसको नॉर्मल लेकर के चलेंगे। जैसे कि एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस का इन्होंने सीधे सीधे दे रखा है, एमएस ऑफिस के यूज बताइए। एमएस ऑफिस में 4 से 5 एप्लीकेशंस होते हैं अलग अलग, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। तो इनके सबके, चूंकि इन्होंने तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूज बोला है, लेकिन हम देखेंगे उनके जो अलग अलग टूल्स हैं, क्योंकि अगर जैसे 7 नंबर में आया तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि ये यूजेस हैं, लेकिन जैसे 10 नंबर में आया आपको 2 पेज लिखना है तो आप इसके सेगमेंट्स कर दीजिए कि एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड का क्या यूज है, एमएस एक्सेल का एक्सेस का क्या यूज है, एमएस पावर पॉइंट का क्या यूज है, एमएस आउटलुक का क्या यूज है। तो वो सारे के हम एक एक 2 पॉइंट में बता सकते हैं, तो जिससे आपके 2 पेज भी कवर हो जाएंगे और इससे क्या होगा, एक प्रेजेंटेशन अच्छी बनेगी। अभी जो मैं यहाँ पे, मुझे एक चीज याद आई वो बता दूं मैं आपको, अभी जो कॉपियां चेक हो रही हैं वो स्क्रीन पर हो रही हैं, और आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि यदि आप टैब यूज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो आपको एक स्क्रीन पे देखने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगता है कि हमारी आंखें भारी फील हो रही हैं, और जो चेकर है वो प्रोफेसर्स हैं और एक ठीक ठाक एज के व्यक्ति होते हैं, वो उनको स्क्रीन पे ज्यादा देर देखने में समस्या होती है, नॉर्मल चीज है, क्योंकि हमें हमें भी होती है। तो कैसे हम इजी वे में उनको एक, मतलब एक है कि फूल आपने इकट्ठे करके और दे दिए किसी व्यक्ति को, एक है कि उसको प्रॉपर सजा करके और गुलदस्ते के रूप में आपने भेंट किया। तो दोनों में जो अंतर होता है वो हमको समझना है, और वही हम यहाँ सीखेंगे। क्योंकि जैसे आपने एमएस ऑफिस के उपयोग बताए, तो एमएस ऑफिस के उपयोग जब आप अलग अलग डायमेंशन खोल करके बता देंगे,
तो हो सकता है कि वो व्यक्ति अंदर के पॉइंट्स पढ़े ही ना, सीधे देखे कि इसने लगभग सभी पार्ट्स के यूजेस बताए हैं, तो वहां पे आपको स्कोर मिल जाता है। और अभी आपको शायद लग रहा होगा कि मेरी स्पीड थोड़ी सी है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कोई सेशन है। मैंने ऑफलाइन जरूर टीचिंग की है, पर ऑनलाइन में इतनी कंफर्टेबल अभी तक नहीं थी। तो इसमें जो भी अभी आपको समस्या है, आप लोग बताते चलिएगा कमेंट में। कंप्यूटर की भाषाओं का सामान्य ज्ञान, इसमें जब इन्होंने सी, सी प्लस प्लस और जावा, ये 3 दी हैं लैंग्वेजेस, इसका ये मान करके चलिए कि ये सीधे सीधे आपको 2 नंबर में उठा करके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और हो सकता है एक आध साल बाद जब सिलेबस थोड़ा सा ऊपर ऊपर का वो कवर कर चुके हो, तो ये आपको 7 मार्कर में भी मिल जाए। तो आपको इनमें क्या क्या लिखना है, कितना कितना लिखना है, ये हम देखेंगे। ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, एक्चुअली ये ट्रांसलेटर के अंदर अंतर्गत है इंटरप्रेटर और असेंबलर, वहां पे कॉमा की जगह हाइफन होना था। ये इसके अलावा एक चीज इसमें मिसिंग है, उसको भी देखेंगे हम। ट्रांसलेटर में कंपाइलर, कंपाइलर इसमें मिसिंग है, हम कंपाइलर की भी चर्चा करेंगे। इंटरनेट और ईमेल, ईमेल सर्विस, ईमेल सर्विस क्या होती है, इसके बेसिक्स को जानेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे कि ईमेल सर्विस हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, हमारे ऑफिस में क्या यूज है। सोशल मीडिया, ये 2 धारी तलवार है, ये हमारे जीवन में भी। इसमें अभी आप लोगों को सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, पीएससी की जर्नी में ये आपके लिए कैसे कारगर सिद्ध होगा और कैसे ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान दें अपनी डेली लाइफ में। ई गवर्नेंस, चूंकि आप गवर्नमेंट से जुड़ने वाले हैं, आप अधिकारी बनने वाले हैं, तो आपको इसका यूज आना चाहिए। आप ई गवर्नेंस एक ऐसा टूल है जिससे व्यक्ति गवर्नमेंट से जुड़ रहा है, जैसे कि माई गॉव जो पोर्टल है, वो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। तो इनके जो विभिन्न टूल हैं, इनका यूजेस क्या है, इसमें हम क्या इनिशिएटिव कर सकते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे इसमें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, इसका बेसिक इन्होंने बोला है आधारभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कौन इसके जनक हैं, वर्तमान में जैसे इंडिया का मेघराज आया है या जो गूगल क्लाउड है, तो इनके एग्जाम्पल्स पे भी चर्चा करेंगे। और जब भी आप साइंस का पेपर लिखें, खास तौर पे साइंस, इसके अलावा जैसे कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर है, तो कोशिश कीजिएगा कि वहां आप 2 मार्कर में एग्जाम्पल जरूर पुट करें। अगर उन्होंने पूछा है ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस डिफाइन करने के बाद आप एक पोर्टल का नाम बता दीजिए। अगर आपसे पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में यदि आपसे पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो उसमें आप लास्ट पॉइंट में एक ये बता दीजिए कि इंडिया ने अभी हाल ही में अपना एक क्लाउड कंप्यूटिंग टूल मेघराज लॉन्च किया है। तो ये जो एक पॉइंट है ना, ये आपके आंसर को इनरिच करने का काम करता है। फिर इसके बाद आएंगे विभिन्न उपयोगी पोर्टल्स, जिसमें हम मेनली गवर्नमेंट पोर्टल्स देखेंगे, वेबसाइट्स, कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स देखेंगे, और कुछ जो कमर्शियल वेबसाइट्स हैं लेकिन जिनका यूज हम करते हैं, उनको देखेंगे, वेब पेजेस, इन पे चर्चा करेंगे। फिर है आपका मैथ्स। मैथ्स का जो सिलेबस है, ये एक ऐसा टॉपिक है हमारा जिसमें अगर ये 10 नंबर का पेपर में आया है तो आपको 10 नंबर दिला सकता है, अगर 20 नंबर का आया है 20 नंबर दिला सकता है। जैसे कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, मैं मानती हूँ कि इस वाले टॉपिक का, चूंकि ये पहले 30 नंबर का होता था, ये मेरे सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 30 नंबर का अगर मैथ्स आया था तो मैं 30 नंबर का अटेम्प्ट करके आई थी, और मुझे विश्वास है कि उसमें शायद ही कहीं 1 नंबर भी कटा होगा। क्योंकि जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते थे पहले, अब तो हमारे सिलेबस में फिजिक्स है नहीं, और मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ये सीधे सीधे नंबर, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपने प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया है, यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं करना है, आपको प्रॉपर उसके फॉर्मूलाज लिख के सॉल्व करना है। यदि आपने इसको प्रॉपर सॉल्व किया है,
अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है आपको 7 नंबर दे के जाएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है आपको 10 नंबर दे करके जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, 10th लेवल तक का मैथ्स करना है। ये सारे टॉपिक आपको 9th और 10th की बुक में मिलते हैं। इस पे हम इसमें हम समझेंगे भी, प्लस मैं आपको एक शीट प्रिपेयर करके दूंगी जिसमें आपको हर टॉपिक के बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक डेफिनेशन, ये खुद मैं आपको तैयार करके दूंगी। संख्याएं, संख्याओं के प्रकार जितने भी होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्याएं, विषम संख्याएं जिसे हम कहते हैं, इनकी डेफिनेशंस हम तैयार करेंगे। मापन की विधियां, ये पहले फिजिक्स का टॉपिक हुआ करता था, मापन की विधियां, तो इनको हम देखेंगे, इनकी सारी विधियों पर चर्चा करेंगे। उनमें से एक विधि सीधे अगर आपके 2 नंबर में आती है तो आपको क्या लिखना है, 7 नंबर में यदि वो सीधे सीधे मापन की विधियां पूछते हैं तो आपको क्या लिखना है। फिर इसके बाद समीकरण और गुणनखंड, ये 9th-10th लेवल के ही वो पूछते हैं, ज्यादा पूछते नहीं है। इनके सॉल्व करने की तीन विधियां, मुझे जहां तक याद है 3 अलग अलग विधियां हैं। हम हर विधि पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूंगी कि अगर आपको किस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको किस विधि से डील करना है। फिर इसके बाद लाभ हानि, इसके फॉर्मूलाज पे हम चर्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हम फॉर्मूलाज शीट तैयार कर लेंगे। प्रतिशत, ये टॉपिक मैं कोशिश करूंगी कि लाभ हानि, समीकरण, मापन की विधियां, समीकरण कंप्लीट कराने के बाद हम परसेंट पे जाएं, क्योंकि परसेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, जितने भी टॉपिक हैं उनका बेस तैयार करेगा। यदि आप, और जैसे पहले तो, अभी तो नहीं है, लेकिन पहले क्वेश्चन आते थे डीआई के, डाटा इंटरप्रिटेशन के, 19 वाले सिलेबस में पहले आया करते थे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह काम आ जाता है। परसेंटेज में, जैसे आप प्रीलिम्स में भी आप लोगों ने देखा होगा जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको परसेंट बन रहा है तो आपको फॉर्मूला नहीं पता, आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता, लेकिन आप लॉजिकल बेस पे परसेंटेज के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल मतलब इंटरेस्ट परसेंटेज में भी है, क्योंकि इससे मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन जो मुझे नॉर्मल फॉर्मूला से नहीं बन रहे, तो उसको मैं परसेंटेज के थ्रू लॉजिकल बेस पे सॉल्व कर देती हूँ। फिर इसके बाद है चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, ज्यामितीय आकृतियां, उसके क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये टॉपिक इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि जैसे कोई ऑफिस में कोई काम है, जैसे कि नॉर्मली जो पटवारी लोगों का काम होता है, लेकिन जैसे आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पद पे हैं, तो ये टॉपिक वहां हमें काम आता है, क्योंकि आपको अगर बेसिक कैलकुलेशन पता होती है तो क्या काला पीला करके आपके नीचे वाले लेके आए हैं आप समझ पाते हैं। हमारी 3rd यूनिट है आयुष, आयुष चिकित्सा पद्धति। सबसे पहले तो ये आई क्यों हमारे सिलेबस में, सबसे पहली बात ये है क्यों आई हमारे सिलेबस में। तो ये इसलिए आई क्योंकि हम देखते हैं कोविड के समय पे जहां सारी एलोपैथी टेक्नोलॉजीज फेल हो गई, वहां हमारी आयुष चिकित्सा पद्धति ने, हमने सब लोगों ने घर में काढ़ा यूज किया, हमने योग किया, हमने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के उपयोग किए, हम बॉडी हीलिंग पर बात करने लगे, बॉडी हीलिंग क्या होती है। तो ये हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनी कब, कोविड में। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई में भी। पता है क्यों? वो इसलिए कि अगर आपको स्वस्थ रहना है ना, तो आपको इनका सहारा लेना होगा, योग। प्रेशर रिलीज करने के लिए लोग कहते हैं, मैंने अधिकतर लोगों को कहते हुए सुना है कि मैडम हमें बहुत प्रेशर हो रहा है, टेंशन हो रही है पेपर की, मैडम हम गोला गलत भर आए क्योंकि हमें टेंशन हो रही थी, हम परेशान हो गए थे, हम थोड़ा पैनिक कर गए थे। ये जो है ना, इसको अगर आपने दिनचर्या का हिस्सा बना लिया तो ये जो प्रेशर है आपका, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। आप लाइफ को इजी लेना शुरू कर देते हैं, इजी इन द सेंस कि चीजें सोच समझ के, कॉस्ट इफेक्टिव के आधार पे, कि आपका क्या इनपुट आउटपुट के आधार पे, चीजों को सोच कर समझ कर
आप आगे चलने लगते हैं। यह हमारे मन को स्थिर रखने में बहुत सहायता करता है। तो इसलिए मैं पर्सनली आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप दिन में 5 मिनट अपने निकालिए खुद के लिए, जब आप बेसिक मेडिटेशन जो आपको लगे वो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यह हमें हमारी जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मेरी दिनचर्या का तो ये खास तौर पे हिस्सा रहा है। सुबह उठ करके सबसे पहले मुझे पसंद है थोड़ा मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना, क्योंकि ये आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्राकृतिक चिकित्सा, अभी हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र एमपी में बना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कहाँ बना है। यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, ये वो बेसिक चिकित्सा पद्धति हैं जो एलोपैथी के ऑप्शन के रूप में हम लेकर के आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब भी आप इन योग करेंगे आपको कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आएगा। हाँ, एक्सेस हर चीज की बुरी होती है। अगर आप पूरे दिन भर यही काम कर रहे हैं, आप योग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मसल्स पेन करेंगी। तो एक्सेस हर चीज की बुरी होती है। ये चिकित्सा पद्धति क्यों है, इनके मूल सिद्धांत क्या हैं, जैसे हम यूनानी चिकित्सा पद्धति के पास सिद्धांत पढ़ेंगे। वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी 2030, एक तरीके से अभी हम सिलेबस डिकोड कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी को, गुड मॉर्निंग नेहा, यदि आपको डाउट हो कि हम पढ़ने वाले हैं तो मैं बता दूं कि आज हम सिलेबस और क्या आपको करना है उस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये जो एक क्लास है वो आपकी आगे की पूरी जर्नी का माइलस्टोन होगी। आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो इस क्लास से समझ में आएगा। उसके बाद हम समय रहा तो एक टॉपिक तैयार करेंगे। साइंस का पहला जो बेसिक टॉपिक है सेल। वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी ये बात करती है वन नेशन। वन नेशन में ने ना केवल भौगोलिक बात की है, ना केवल हमारी जनसंख्या की बात की है, ना केवल हमारे एनिमल्स की बात की है, इन्होंने इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की है कि हमें एनवायरमेंट, ह्यूमन, एनिमल सबको इंटीग्रेटेड लेकर के चलना है। क्योंकि हमें कोई भी डिसीज हो रही है, पॉल्यूशन से हो रही है, या फिर कोविड हो, या स्वाइन फ्लू हो, जूनोटिक डिसीज है, तो हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलेंगे जिससे कि ह्यूमन तक भी डिसीज कम पहुंचे। तो उस चीज पे इसमें चर्चा की गई है। और हमारा लक्ष्य जो है कि हम इसको 2030 तक इम्प्लीमेंट करके, और जो हमारा जैसे अभी हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन किया जा रहा है एनिमल का, वो इसी का पार्ट है। जिससे कि अगर एनिमल में डिसीज नहीं होगी तो पेट्स के थ्रू ह्यूमन डिसीज नहीं होगी। फिर है आयुर्वेद, भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक। इसमें हम त्रिदोष की बात करेंगे, वात, पित्त, कफ। ये त्रिदोष आपको 2 मार्कर में ऐसा भी मिल सकता है, और इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो आपको 2 मार्कर में भी मिल सकते हैं। उनका पंच महाभूत, 5 महाभूतों की चर्चा की गई है यहाँ, जिसे हम सामान्य भाषा में क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर कहते हैं। मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हमारी दिनचर्या जो है वो कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श दिनचर्या की चर्चा करेंगे हम इसमें। ऋतुचर्या, हर व्यक्ति का एक, जिसे हम तासीर कहते हैं सामान्य भाषा में, इसका मैं टर्म भूल रही हूँ अभी। ऋतुचर्या मतलब अलग अलग ऋतुओं के अनुसार आपको क्या खान पान रखना चाहिए, आपका पहनावा क्या होना चाहिए। जैसे सर्दियों में हम वुलन्स का यूज करते हैं, सर्दियों में हम चाय, कॉफी इनका यूज करते हैं, जबकि हम गर्मियों में शरबत, सिकंजी इन सब का यूज करते हैं, पना यूज करते हैं। तो आपकी दिनचर्या में आपका फूड कैसा होना चाहिए, आपके जो आप वियर कर रहे हैं आपकी क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए, उस पर चर्चा ऋतुचर्या में की जाएगी। पंचकर्म का प्रारंभिक ज्ञान, पंचकर्म पद्धति, इसके बारे में हम जानेंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी बॉडी, आपने नॉर्मल अपनी लाइफ में देखा होगा कि जब आप 4 बजे उठना स्टार्ट करते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन,
अधिकतर आपने कई वीडियोस में एग्जांपल दूंगी मैं कि बताया जाता है कि 21 दिन यदि आप कोई काम कर लें रेगुलर तो आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। वही चीज है ये बायोलॉजिकल क्लॉक। वो कैसे होता है? वो इसके इससे होता है। एक हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है। यदि आप सुबह 4 बजे उठना शुरू करें, 2 दिन दिक्कत होगी, 3 दिन दिक्कत होगी, 4 दिन दिक्कत होगी, 5वें दिन आपकी बॉडी, आपका माइंड अपने आप आपको ट्रिगर कर देगा कि नहीं, ये टाइम है आपके उठने का। क्योंकि जो एनवायरमेंट और जो एटमॉस्फेयर में जो रिदम चलती है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी सेट हो जाती है। उस समय भले ही आप उठ करके सो जाएं, लेकिन उस समय आपकी नींद जरूर खुलेगी। ये क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी जो सिलेक्शन के पहले की लाइफ थी वो कुछ ऐसी थी कि 5 बजे उठ करके खड़े होना, 5 बजे एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। तो आज भी जब मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सो लूँ, मेरी नींद 5 बजे खुल जाती है ऑटोमेटिक। तो ये इससे होता है, ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है जब हम कुछ दिनों तक लगातार कोई काम करते हैं। फिर है केंद्र, राज्य, जिला, ग्राम स्तर पर आयुष सहित स्वास्थ्य प्रशासन। स्वास्थ्य प्रशासन, उसका स्ट्रक्चर हमारे यहाँ कैसा है? नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कौन कौन से संस्थान कार्यरत हैं, जैसे एम्स है, या हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स जो बने हुए हैं, उन पे चर्चा करेंगे हम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये टॉपिक रिपीटेड है। वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी, इसमें हम पुरानी वाली जो पॉलिसी है 2017 उस पर भी चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के क्षेत्र, इसमें एक्चुअली उन्होंने पर्टिकुलर बात की है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में और इस आयुर्वेद के क्षेत्रों के बारे में कि इसमें क्या चर्चा की गई है। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि हम आयुष की तरफ बढ़ रहे हैं, आयुष चिकित्सा पद्धति, तो इनमें क्या बात की गई है आयुर्वेद और इन सब पे। तो ये टॉपिक इसमें देखा गया है कि हमें पर्टिकुलर, ये आपको मेरा मानना है कि 7 नंबर में मिल सकता है एज इट इज उठ करके, कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें आयुर्वेद के बारे में क्या चर्चा की गई, इस पर टिप्पणी कीजिए। या नेशनल हेल्थ पॉलिसी आयुष को कैसे सपोर्ट करती है, या आयुष को उभारने का काम कैसे कर रही है, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग गीता। योग, योग में पंचकोश क्या है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, जो ये 5 कोश हैं उन पर चर्चा करेंगे। अष्टांग योग, अष्टांग योग, योग के जो 8 प्रकार हैं, 8 विधियां हैं। यम, नियम, आसन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इस पे चर्चा की जाएगी। षटकर्म पे, मुद्रा की एक मिनट, मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी, इसमें जो आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा, जैसे हमारे जो हर रिलीजन के कुछ ईस्ट होते हैं, उनकी हम कुछ मुद्राएं देखते हैं, बैठे में, खड़े में, हाथ से बनाई हुई, जैसे कि ये है, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ मुद्राएं हैं उनकी। जैसे इस बार शायद मुझे जहां तक याद है 2024 का मेंस दिया था, ज्ञान मुद्रा पे 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो मैं बकायदा ज्ञान मुद्रा 2 नंबर में ये क्या होता है, प्लस एक छोटा सा डायग्राम, कि उनको एक हाथ से समझ में आ जाए कि हाँ ये ज्ञान मुद्रा होती है। सॉरी, थोड़ा सा चूंकि बोर्ड के कारण, मेरी हैबिट ना होने के कारण डायग्राम बनाने में थोड़ा सा इश्यू है। इसको हम इरेज करके फिर से देख लेते हैं एक बार। इस तरीके से ये बेसिक डायग्राम है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब आप नॉर्मल पेन से, चूंकि ये डिजिटल बोर्ड एंड पेन है तो थोड़ा बड़ा बनाना होता है आपको दिखे इसलिए, लेकिन जब आप नॉर्मल पेन से प्रयास करते हैं तो इजीली बन जाता है। लेकिन ये चीज जो है ना, जो आप 2 मार्कर में एक साइड में बॉक्स बना करके छोटा सा डायग्राम दे के आते हैं, ये बताती है कि आपकी बेसिक समझ है, उस पर आपने फैक्ट रट के नहीं आंसर लिखा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको लगभग हर चीज का डायग्राम कैसे बनाए इजी वे में,
क्योंकि साइंस फर्स्ट यूनिट बेसिकली डायग्राम का खेल है। अगर आपने बायो में डायग्राम समझ लिया है, जैसे कि हम अभी सेल पर भी चर्चा करेंगे, अगर आपको डायग्राम पता है तो आप मेंटली आप क्लियर रहेंगे कि आपको क्या लिखना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ इसमें मुझे क्या क्या फैक्ट्स लिखने हैं। आप जब डायग्राम बना लेंगे उसमें आपको जो जो दिख, बायो क्या है, जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर उसको बस लिखना है। तो वो चीज पे हम चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि इजीली आपको बता पाऊं कि डायग्राम कैसे बनाने होते हैं। जैसे कि हमें देखते हैं नॉर्मली कि एमपी के मैप में सबको बहुत दिक्कत जाती है। वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि क्या होता है कि मैपिंग अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आप इजीली अपनी चीजों को प्रेजेंट कर पाएंगे। आई थिंक ये एमपी जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि एक ठीक ठाक डायग्राम मुझे बनाने आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माय सब्जेक्ट बायो। तो अगर आपको इतना डायग्राम आता है तो आप इजीली बता पाएंगे कि ये एरिया किस चीज के लिए है। जैसे कि ये एरिया चंबल का है, ये जो अलग से निकला हुआ है ये सिंगरौली है, ये यहाँ पे नीचे जो अलग से निकला हुआ है बैतूल है, यहाँ पर नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है। तो ये चीज आपको लिख करके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो चीज आपने डायग्राम, हाँ, और मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगी कि कभी भी कोई चीज अगर आप डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि उसको बहुत ज्यादा नीचे रिपीट ना करें, उसकी जगह आप नया नॉलेज दे दें, तो वो वैल्यू एडिशन का भी काम कर देगा और आपको स्कोर अच्छा मिलेगा। क्योंकि कुछ चीजें आपने डायग्राम में ऑलरेडी बता दी हैं, वो उनको दिख गया है, उसके अलावा जो आपका नॉलेज है उसको आप नीचे प्रेजेंट कीजिए। योग में मड थेरेपी आती है, सन बाथ, धूप सेवन। नॉर्मली हमारे घर में सलाह दी जाती है कि थोड़ी देर 15 मिनट सही आप धूप में बैठिए, स्पेशली मॉर्निंग 8-9 बजे की जो धूप होती है, क्योंकि वो हार्मफुल नहीं होती है, उसमें यूवीज का लेवल सबसे कम होता है और जो हमारा स्किन होता है उसमें जो मेलाटोनिन होता है वो हमारे लिए विटामिन डी प्रोड्यूस करने का काम करता है, उसके कारण हमारे बॉडी में विटामिन डी आता है। और प्लस ये बॉडी हीलिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। जल चिकित्सा के चिकित्सकीय प्रभाव, जल चिकित्सा आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। कभी आप लोगों ने, जैसे आपके पैर दुख रहे हों, आपने नॉर्मली घरों में देखा होगा कि मम्मी वगैरह के पैर दुखते हैं तो वो टब में पानी, गर्म पानी में नमक डाल के, जो रॉक सॉल्ट होता है उसको डाल करके थोड़ी देर रखती हैं। या फिर आप लोग जब थके हुए बाहर से आते हैं तो आप सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि आप बाथ लें। उसका कारण क्या है कि जब आपकी बॉडी से पानी जाता है तो वो एक हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है। तो ये जल चिकित्सा, जल चिकित्सा में अलग अलग ल्यूक फॉर्म वाटर, वार्म वाटर, अपना ये कोल्ड वाटर, अलग अलग तरीके की चिकित्सा का यूज किया जाता है, उसको हम देखेंगे। इसके बाद ये एक टॉपिक है जो आप 2 जगह पढ़ेंगे, एक सोशियोलॉजी के सिलेबस में पढ़ेंगे आप और दूसरा यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इन्हें 3 स्पेशली मेंशन किए हैं, नामकरण, निष्क्रमण और कर्णवेधन। लेकिन इसके जो आगे की बात कही गई है उससे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। इनका सामान्य ज्ञान प्लस ये जो वर्ड है ना, वैज्ञानिक महत्व, ये है हमारा इस पार्ट में रखे जाने का कारण कि जो हमारे संस्कार हैं उसका एक वैज्ञानिक महत्व होता है। भले ही हम एक रिचुअल के रूप में उसको लेने लगे हैं, लेकिन जब ये प्रारंभ किए गए थे इसका एक पर्टिकुलर रीजन होता था। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको देती हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोविड हुआ था। कोविड में प्रेफर किया जा रहा था कि जो भी हमारे पेशेंट जिनकी डेथ हो गई है उनकी बॉडी को जलाया जाए। क्यों? उसका मेन कारण था कि जब आप बॉडी को जलाते हैं तो जो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी बॉडी में होते हैं,
वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो पर्टिकुलर एक टेम्परेचर तक होती है। जैसे कि 25 से 35 नॉर्मली होती है, कुछ बहुत ठंडे प्रदेशों के लिए होते हैं, कुछ बहुत गर्म, लेकिन नॉर्मल से होता है 25 से 35 होता है। तो ये यही कारण था, उसका कुछ साइंटिफिक रीजन है। इसलिए डॉक्टर्स प्रेफर करते थे कि जो भी जिनकी भी डेथ हुई है उनको, बाकी कर्ण वेदन संस्कार, कर्ण वेदन आपकी जो ईयर्स होते हैं उसमें पर्टिकुलर जगह पे जो होल किया जाता है, उसका कारण होता है वहां पे एक पर्टिकुलर नस के लिए किया जाता है, वहां पे जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो उसका हम जानेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार का मेन कारण होता है, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है, चौथे महीने में किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? पहली बार हम इसमें बच्चे को सनबाथ कराते हैं। ये और ये इंटरलिंक्ड है। यही चीज आपको पूरे सिलेबस में करनी है कि पहली बार हम बच्चे को बाहर लेकर के जाते हैं, उसको धूप सेवन कराते हैं, जिससे कि, और ये चौथे महीने में ही क्यों किया जाता है? हम तो उससे पहले भी कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि सनबाथ ही तो करानी है, हम पहले भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हम? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? कि हम निष्क्रमण संस्कार चौथे महीने में ही क्यों करते हैं, उससे पहले क्यों नहीं करते हैं? चलो मैं ही बता देती हूँ, आप लोग तब तक टाइप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्योंकि जो बच्चे की बॉडी होती है जन्म के समय, आपने देखा होगा बच्चे की बॉडी बिल्कुल वाइट होती है। जो सन रेज हैं वो स्किन को डैमेज कर सकती हैं, और इतनी लाइट होती है उसकी स्किन की, ना केवल स्किन डैमेज होगी, उसकी इनर ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं। इसलिए जब बच्चे की बॉडी लगभग 4 महीने में हम उसका स्किन टोन देखते हैं, हल्का सा डार्क होने लगता है, उसमें मेलाटोनिन प्रोड्यूस होने लगता है। मेलाटोनिन जो होता है वो हमारी स्किन में रहता है, क्योंकि बेबी बेबी वोम से निकल कर आया होता है, उसकी स्किन में मेलाटोनिन नहीं होता है। तो इसलिए हम उसको पर्टिकुलर 4th मंथ में ही लेकर के जाते हैं बाहर, या उसके बाद लेकर के जाते हैं, जिससे कि उसकी स्किन पर जो सन की जो रेज हैं उनको सहन करने की क्षमता आ जाए, वो स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर के ऑर्गन को इफेक्ट ना करें। वेल डन नेहा, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा हेल्थ वाला टॉपिक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम 2005 में एनआरएचएम के रूप में शुरू हुआ था। 2013 में हमने इसको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और नेशनल अर्बन हेल्थ प्रोग्राम के रूप में कंपाइल करके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कर दिया। स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारियां, इसे पहला टॉपिक क्यों बनाया गया? इसे पहला टॉपिक बनाया गया क्योंकि ये जो है ना, स्वच्छता, ये आपका हेल्थ का माइलस्टोन है। जब तक आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, स्वच्छता पे, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। कुष्ठ, एड्स, अंधत्व, पोलियो, राष्ट्रीय क्षय, इन सब के डिसीज पढ़ेंगे हम, क्या है, कैसी है, क्योंकि टर्म्स से कभी कभी वो, जैसे नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इन्होंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, कभी उन्होंने नहीं भी ध्यान दिया कि ये सिर्फ प्रोग्राम के लिए कुष्ठ की चर्चा की गई, तो हमें ये पता हो कि कुष्ठ क्या है। अगर उन्होंने 7 नंबर में केवल कुष्ठ दे दिया, क्या है, कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसको हम ठीक कैसे करते हैं, जैसे कि इसमें कुछ मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है, एड्स एड्स नियंत्रण प्रोग्राम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये जो है बाल स्वास्थ्य, जब बच्चा स्वस्थ होगा उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, जब वो बड़ा होगा एक मानव संसाधन बनेगा, तो वो एक हेल्दी प्रोडक्टिव मानव संसाधन बनेगा। तो इसलिए हम इस पे ध्यान देते हैं।
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS 1975, इसमें हमने बच्चों की जो प्री स्कूल एजुकेशन है उस पे प्लस उनके न्यूट्रिशन पे बात की है। और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, अभी वर्तमान में हम मिशन इंद्रधनुष इसी के इसमें चला रहे हैं। फिर इसके बाद राष्ट्रीय आयुष मिशन, ये यहाँ पर भी है। और जब हम आयुष के प्रोग्राम की चर्चा कर रहे होंगे तब भी इस पे चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, अभी लेटेस्ट जो है हमारे पास डेटा NFHS 5 का है। फिर इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, NRHM और NUHM। इन्हीं दोनों को NRHM और NUHM जो 2006, 2005 और 2013 का है, इनको मिला करके नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश में मृत्यु दर, हमें इसमें क्या करना है? इनने तो केवल डेथ रेट बोली है, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में मृत्यु दर बताइए, मध्य प्रदेश में बाल मृत्यु दर, सॉरी मातृ मृत्यु दर बताइए। ये पूछेंगे ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा है लगभग 173, और ये ज्यादा है क्यों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जैसे एक अभी क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, इकोनॉमी में एक क्वेश्चन आया था, जो सर्विस सेक्टर है उसका मध्य प्रदेश की GDP में योगदान, हम जानते हैं 39 पॉइंट समथिंग % है, लेकिन उसको आप 7 नंबर में कैसे लिखेंगे? आधे पेज में आपको 12 से 14 लाइन आएंगी, उसमें आप कैसे लिखेंगे? आपके पास तो एक फैक्ट है ना, फिर उसको आप लिखेंगे तोड़ करके। कैसे? जैसे अगर मैं सेवा क्षेत्र में योगदान की बात करूं तो अलग अलग सेक्टर्स में उसका योगदान बता देंगे कि सेवा क्षेत्र से हमें कहाँ कहाँ क्या क्या हेल्प मिल रही है, एग्रीकल्चर में क्या हेल्प मिल रही है, हमें इंडस्ट्रीज में क्या हेल्प मिल रही है, हमें इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हेल्प मिल रही है। वो उसी तरह हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर ज्यादा क्यों है, इसके क्या कारण है, इसे हम कम कैसे करें और ये कम क्यों की जानी चाहिए। मातृ मृत्यु दर का कारण क्या है? मैटरनल हेल्थ, कहीं ना कहीं हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं माता के, जिसके कारण हम देखते हैं एनीमिया का इशू होता है उन्हें। और एक बेसिक रीजन जो है वो इन्हीं में से एक होता है कि ब्लड की कमी हो गई है उनका, या ऑपरेशन में इन्फेक्शन हो गया है। ये कुछ कॉमन रीजंस होते हैं जिनको हम खत्म करके मदर डेथ रेट को कम कर सकते हैं, MMR को कम कर सकते हैं, मदर मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं। बायोमार्कर, अभी मैं आपको सिलेबस से परिचय करा रही हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू रहे, और मैं चाहूंगी कि आप इस सिलेबस को याद करके आए, ताकि जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो हम इंटरलिंक करके और उसको समझ सके। ठीक है। बायोमार्कर, विभिन्न बायोमार्कर की चर्चा की गई, जैसे हेमेटोलॉजी। बायोमार्कर क्या होते हैं? पहले तो ये बायोमार्कर हमारी बॉडी में हर एक चीज, चाहे हमारी स्किन हो, हमारा ब्लड हो, यूरिन हो, स्टूल हो, हर चीज जो है, हमारी लार हो, वो एक बायोमार्कर है जो हमारी बॉडी की स्थिति को बताती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी आंखों को चेक करता है। आपका सबसे पहले तो वो आपको देखता है स्किन टोन, कहीं आपका कलर येलो तो नहीं हो रखा है, मतलब आपको जॉन्डिस है, पीलिया है। कहीं आपको पल्स रेट चेक करता है, आपका टेम्परेचर चेक करता है, आपकी आंखें देखते हैं वो कि कहीं आंखों में हल्का येलोनेस, या कभी कभी कुछ लोगों को हल्की रेडनेस हो जाती है। आपकी टंग चेक करते हैं कि आपकी टंग में कोई, जैसे हम देखते हैं कि टंग जो होती है ना, हमने खुद फील किया हो कि जब हमें फीवर आता है तो हमारी टंग जो होती है उसमें एक अजीब सा इरिटेशन हमें फील होता है, बहुत अलग, नॉर्मल डेज से अलग लगता है। तो वो बायोमार्कर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि नहीं, हमारा जो बॉडी है वो सही से काम नहीं कर रही है। ये क्या है? बॉडी ऑर्गन सिस्टम है। अलग अलग ऑर्गन को कंपाइल करके, जैसे कि हमारे अलग अलग सिस्टम्स बनते हैं, पाचन तंत्र बनता है, श्वसन तंत्र, उन्हीं सिस्टम्स को कंपाइल करके हमारी बॉडी बनी है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हमें बायोमार्कर के थ्रू पता चलती है। जैसे कि हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड,
हेमेटोलॉजी में पूरी चर्चा की जाएगी ब्लड के बारे में। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनमें से किस चीज को देख करके हम बताते हैं कि आपकी बॉडी में क्या इशू है। हम नॉर्मली ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे हम विडाल टेस्ट कराते हैं टाइफाइड के लिए, अलग अलग टेस्ट कराते हैं हम जिससे हमें पता चलता है बॉडी। बेसिक टेस्ट जो होता है ना, उसमें हम अगर हम ये आरबीसी और हीमोग्लोबिन को छोड़ दें तो हम टेस्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी का। क्यों? क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करती है। जब भी हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी ब्लड की डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है ताकि वो उस इन्फेक्शन को खत्म कर सके। हाँ, सीबीसी टेस्ट ने। हाँ, फिर इसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, हम बॉडी है, हम बायो में बॉडी के स्ट्रक्चर, ब्लड, इन सब पे चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे ब्लड का भी कुछ केमिकल कंपोजिशन है। जैसे हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, उसका पर्टिकुलर को केमिकल कंपोजिशन है CHO, उसमें अलग अलग नंबर्स ऑफ CHO रहते हैं, वो है, तो वो हम इसमें देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में। मतलब बायोलॉजी के जो कंपोनेंट्स हैं, जो आपके बॉडी जिनसे बनी हुई है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वाटर, हमारी बॉडी का 65-70% वाटर है, तो हमारी बॉडी जिससे बनी हुई है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो मतलब बायोलॉजी में केमिस्ट्री का क्या योगदान है, उसको हम बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं। सीरोलॉजी, ब्लड सीरम, इसके बारे में हम जानेंगे इसमें कि सामान्य स्तर की जानकारी। ये टर्म जो है ना, बायोमार्कर, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी, ये अपने आप में 2 मार्कर हैं। ये सीधे शब्द आपको, वो कुछ नहीं बोलेंगे, आपको सीधे एक शब्द देंगे, ये क्या है बताइए। सिर्फ आपको बताना है बायोमार्कर क्या है, उसके एग्जाम्पल देना है और उसका कोई भी एक इंपॉर्टेंस बता सकते हैं आप। हेमेटोलॉजी क्या है, क्यों यूज करते हैं, प्लस कोई भी एक टेस्ट का एग्जाम्पल दे दीजिए। बायोकेमिस्ट्री सेम, मतलब आपको ये वर्ड्स सीधे सीधे आपको 2 मार्कर में, सॉरी, अब चूंकि मैंने बेसिकली 19 से देना शुरू किया था तो 3 मार्कर थे, तो इसलिए मेरे को 3 मार्कर कहने की आदत अभी भी बनी हुई है। सीरोलॉजी, ये सभी टर्म आपके 2 मार्कर में आ जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, हम जो देखते हैं आजकल, हमें बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत पड़ती है। कारण क्या है? हमारा ये सिस्टम जिस दिन मजबूत हो जाएगा ना, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ देखभाल जिस दिन मजबूत हो जाएगी, उतनी ही हमें कम जरूरत पड़ेगी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की। क्योंकि यहाँ पे जो काम करते हैं ना वो हम बीमारी को रोकने के लिए करते हैं। आप इम्यूनाइजेशन के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, आप एम्स में इम्यूनाइजेशन नहीं कराएंगे। आप कहाँ कराएंगे? किसी PSC पे, किसी आंगनवाड़ी पे जाकर के। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाकर के न्यूट्रिशन के बारे में, हालांकि वो भी लेते हैं, लेकिन बेसिक न्यूट्रिशन नॉलेज कहाँ से लिया जाता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लिया जाता है। जिस दिन ये हमारे मजबूत हो गए, इन्होंने डायग्नोस करना शुरू कर दिया कि आपकी बॉडी में कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो आगे चल के बढ़ सकती है, तो हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मैक्सिमम डिसीज जो है वो हम यहाँ रह करके कवर कर लेंगे। ये हमारा बेस है, और हर चीज में बेस मजबूत होना जरूरी है, चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, हमारी हेल्थ सिस्टम हो। बेस यदि आपका मजबूत है तो आगे आप कितनी भी बड़ी मंजिल खड़ी कर सकते हैं। जैसे कि हम घर की नींव सबसे मजबूत रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इतनी बड़ी मंजिल खड़ी करने वाले हैं हम, उसका भार यही उठाने वाले हैं। तो सेम चीज है प्राइमरी हेल्थ। इसके सिद्धांत क्या हैं? इसके सिद्धांत सबसे इजी है, जो जो हम ध्यान रखते हैं वही इसके सिद्धांत हैं, कुछ हमें अलग से नहीं पढ़ना है इसमें। इसके फैक्टर्स क्या क्या है, तत्व क्या क्या है? स्वास्थ्य देखभाल का स्तर हम देखते हैं, सबसे पहले सब हेल्थ सेंटर आते हैं, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इनके बाद स्टेट लेवल पे कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं,
कुछ नेशनल लेवल के जैसे एम्स वगैरह होते हैं, तो ये, लेकिन बेसिक में आपको यही देखना होता है ग्राम स्तर पे क्या स्ट्रक्चर है। जैसे कि एक सब हेल्थ सेंटर में एक मेल वर्कर होता है, एक फीमेल वर्कर होता है और एक आशा कार्यकर्ताएं होती हैं, जैसे 2-3 मेंबर्स होते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इसका पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है कि वहां पर एक हेल्थ ऑफिसर होगा, वहां पे 4 स्पेशलिस्ट होंगे प्लस 14 का पैरामेडिकल स्टाफ होगा। ये चीज आपको यहाँ देखनी होती है। प्राइमरी हेल्थ देखभाल केंद्र पीएचसी, ठीक है, सामुदायिक केंद्र, ग्रामीण चिकित्सालयों के स्तर, ये सारी चीजें आपकी जो प्राइमरी हेल्थ के जो स्तर हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, उसमें उसमें भी थे पहले, उनको देखना है हमें मेनली। फिर आपका लास्ट टॉपिक, लास्ट यूनिट जो है वो है, इसे मैं मानती हूं सबसे स्कोरिंग पार्ट, क्योंकि आप अगर इसको ढंग से करके जाते हैं, क्योंकि ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप, सॉरी थोड़ी सी आज स्क्रीन गड़बड़ कर रही है, हैंग हो रही है। यूनिट 5 भारतीय परंपरा। आज हम देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जा रहे हो, किस पे चर्चा करते हैं? भारतीय परंपरा और संस्कृति। चाहे इन्वेस्टर समिट हो, चाहे हमने G20 समिट की, हमने वसुधैव कुटुंबकम उसका जो थॉट होता है वो रखा। क्यों? क्योंकि जो हमारी संस्कृति है उसमें जो कहते हैं ना 360 डिग्री अप्रोच, हमारी संस्कृति वही है। हमारी सॉरी हमारी संस्कृति में हमें साइंस भी मिल जाएगा, जो संस्कार है हम देखते हैं हर का एक वैज्ञानिक महत्व है, हमें फिजिक्स भी मिल जाएगा, हमें केमिस्ट्री तो थोड़ा बहुत ही मिलता है, लेकिन हाँ जब हम पुराने ग्रंथ देखते हैं तो उसमें हम कुछ चीजें, जैसे यज्ञ में कुछ पर्टिकुलर चीजें डालने की बात करते थे कि आहुति जो होती है उसका कंपोजिशन आप देखिएगा, कपूर, तुलसी, ये चीजें एंटीबायोटिक या हमारे एनवायरमेंट को, जो हम आज भी होली में हम कपूर का उपयोग करते हैं, मैक्सिमम हवन में हम कपूर का यूज करते हैं, क्योंकि वो एनवायरमेंट में जो इन्फेक्टेंट होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। तो भारतीय संस्कृति जो है वो 360 डिग्री अप्रोच लेकर के चल रही है, हर चीज मिलेगी आपको वहां। आप योग देखिए हेल्थ के लिए, आयुर्वेद देखिए हेल्थ के लिए, आप पूजन करते हैं, हमारे यहाँ वट सावित्री का पूजन होता है, हमारे यहाँ पीपल का वट सावित्री पे बरगद पूजा जाता है, हमारे यहाँ तुलसी जी, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है तुलसी, हर आंगन में तुलसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं नीम हमारी बॉडी, जब भी हमें इन्फेक्शन होता है कोई, कहा जाता है कि नीम का पानी यूज किया जाए या नीम की पत्तियों से बॉइल्ड जो वाटर है उसको यूज किया जाए, क्योंकि वो इन्फेक्शन खत्म करता है। तो हमारी संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करती है। जनपदोध्वंस, हमने जल, वायु, मृदा, इन सब में क्या परिवर्तन कर दिया है जो हमें समस्या क्रिएट कर रहा है। मानव की गतिविधियां, पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिक मूल्य देखेंगे हम, हमारे जो लाइफ स्टाइल में जो हम बात करते हैं हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हमारे मूल्य हैं और वो पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी हैं। फिर इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, एक बेसिक टॉपिक है, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें इसे रोकें कैसे, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। इसमें हम आईपीसीसी की रिपोर्ट की बात करेंगे। लुप्तप्राय एवं विलुप्त प्रजातियां, इसमें जो बेसिकली ये टॉपिक हम प्रीलिम्स में ज्यादा देखते हैं, मेंस में इस पे कुछ बेसिक इसके इंस्टीट्यूट की बात कर लेंगे, कौन जारी करता है, रेड डाटा बुक के बारे में बात कर लेंगे, और कुछ जो हमारे यहाँ की बेसिक प्रजातियां हैं उनमें से कौन कौन सी लुप्तप्राय या विलुप्त श्रेणी में है उनको देख लेंगे। पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, चुनौतियां,
पर्यावरण क्षरण कारण और प्रभाव, पर्यावरण की शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा, हम आज लोगों को पर्यावरण के बारे में क्यों बताएं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें सार्वजनिक जन जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा, उसका स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंध, क्योंकि पर्यावरण ठीक रहेगा, स्वच्छ रहेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो इस चीजों पर चर्चा की जाएगी। ये हमारा आज का बेसिक लेक्चर रहा है। मैंने कोशिश की है कि आपको सिलेबस से रूबरू कराऊं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे उससे रूबरू कराऊं, और कुछ बेसिक नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग एक बार बता दें आपको क्लास आज की कैसी लगी, क्योंकि ये आप लोगों से मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन रहा है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हों वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। देवेंद्र जी थैंक यू, नेहा थैंक यू। और आपको यदि कोई भी चीज पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ लें, प्लस आप जो भी आपका ग्रुप बनेगा, या अभी मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि आपका एप्लीकेशन पे क्या चल रहा है, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं कल की भी क्लास नहीं ले पाई थी। तो आप सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ लीजिएगा। आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड किसी भी मेंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो कि मैडम मेंस लिखना कैसे है, मेंस पढ़ना कैसे है, कैसे चीज़ों को तैयार करना है। वैसे तो हमने परसों सर के साथ एक ट्राई किया था जिसमें आपको एक बेसिक नॉलेज दे सकूं, तो वो वीडियो सर के यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। बाकी एक बार मैं आपके कमेंट देख लेती हूँ। किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? बाकी आप सभी के साथ के लिए थैंक यू कि आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो एक बार और बता दीजिए, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। कल हम बेसिकली चर्चा करेंगे, मैं बता देती हूँ आपको, हमारे सेल टॉपिक पे, और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है उस पे। ठीक है, हम साइंस में इंग्लिश टर्म यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इंग्लिश टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको देवनागरी में लिखिए। जैसे कि यदि आपको कोई भी टर्म यूज करना है केमिस्ट्री, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हम देख रहे हैं कि आपको कौन से शब्द इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। आप बेसिक बुक जो पढ़ रहे हैं ना उसमें देख लीजिए, आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम मुझे भी याद नहीं है, वो इतना क्लिष्ट है, तो आप देवनागरी में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है नेहा, आई थिंक आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। कहाँ पे? इसमें